चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. We have covered so far two units of biostatistics. One is introduction and the other is organization of data. How to organize the data and why to organize the data. And unit number third is measure of central tendency and measure of variation. So in the first part, we will be covering measure of central tendency, and in the next week, inshallah, we will be covering measure of dispersion. Because in one lecture, both the units, measure of central tendency and measure of dispersion, that would be a heavy cognitive load on the students. So first we will cover measure of central tendency and then followed by measure of variation or dispersion. So what do you think measure of central tendency is? आपके पास डेटा है, ठीक है जी. डेटा आपके पास आया, वहां से आप कैलकुलेट कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाई डू वी कैलकुलेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अ डेटा सेट or from a data set. Any idea that you have in your mind, you can share. कुछ भी बोले, मुझे पता चले कि आपका प्रीवियस नॉलेज कितना है ना. सर नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं है. कोई भी आइडिया नहीं है. सर हाँ जी, सदफ सलाम. जी 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 सर. जी सर जी. मेजर टेंडेंसी से हमें ये पता चलेगा कि डेटा की जो एवरेज क्या है उसके बारे में हमें पता चलेगा, मीन के बारे में, या हमें हाँ हाँ. और सर हमें उसके मिडल जो मीडियन है उसके बारे में पता चलेगा. हाँ. और इसके अलावा हमें मोड का पता चलेगा कि कौन सी जो वैल्यू है वो बार बार आ रही है. अच्छा, तो ये कहलाते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हाँ, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. मेजर का मतलब है मेजरमेंट. अब मेजरमेंट स्केल के थ्रू भी हो सकता है, काउंटिंग के थ्रू भी हो सकता है, आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है ना. ये मेजरमेंट है. और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि सेंट्रल वैल्यूज जो सेंटर में फॉल कर रहे हैं डेटा सेट के, उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है जी. तो इसमें शामिल हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है जी. ये तीनों जो हैं ये इसमें शामिल हैं. दूसरा सवाल ये उठता है कि हम ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एग्जांपल का, तो ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये दूसरा सवाल है. हाँ जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्यों करते हैं, कोई और क्यों नहीं होता, ये क्या मतलब हमें फायदा क्या देता है अगर हम ये कैलकुलेट करें, तो इसका फायदा क्या है. Why do we calculate measure of tendency? जी, सदफ सलाम. जो नाम सामने मेरे हैं, एक फजर गुल हैं, सदफ सलाम है जी, बोलिए. सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब तो है यही कि हमारे पास जब लार्ज डेटा होता है तो उस लार्ज डेटा को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए, या जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम सेंसिबल या मतलब सिंपल फॉर्म में लाए, तो उसके लिए. तो सिंपल फॉर्म में तो हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, ऑर्गेनाइज फॉर्म, सिंपल फॉर्म, सीक्वेंस हम दे देते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो कंप्रिहेंसिबल बन जाता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है. हाँ, वो तो आप दूसरे यूनिट में पढ़ चुके हैं ना. तो ये वाला हम अब मैं लेट मी टेल यू, हम इसलिए करते हैं कि होल जी सर ये एक होल सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू में डिस्क्राइब करते हैं. हाँ एग्जैक्टली. ये बेसिकली आपके पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर देता है, समरी जो है ना आपको दे देता है. फॉर एग्जांपल आपके पास 200 लोगों का डेटा है
और कोई आपसे पूछा है कि भाई उनके वेट के बारे में और उनके हाइट के बारे में आप मुझे बता दीजिए, और जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो कहते हैं कि पहले वाले का इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, तो आप मुझे ये बताएं कि 200 तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। और जो सामने वाला बंदा है वो जब आपको लिसन कर रहा होता है, व्हेन समबडी इज हियरिंग यू और लिसनिंग टू यू, ही विल गेट बोर्ड ऑफ इट। ये क्या मतलब बकता जा रहा है, 200 लोगों का डेटा एक एक करके मुझे बता रहा है, इससे मुझे तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। लेकिन अगर आप ये बता दें कि भाई 200 लोग थे और उनका एवरेज जो हाइट था वो 150 सेंटीमीटर था और उनका जो वेट था वो 55 केजी था, तो ये ज्यादा उनको आपने 2 सेकंड में जवाब बता दिया, समरी करके आपने बता दिया, ये ज्यादा अच्छा है रादर देन कि आप एक एक इंडिविजुअल का जो है ना नाम लेके आप बताया करें। ऐसा होता है, ऐसा ही है ना? जी सर, अच्छा जी, एक एक का बताने से अच्छा है कि उसका बस एवरेज निकाल हाँ के एवरेज बता दो। बता दें। By the end of this lecture, we should be able to compute and distinguish uh, between the use of measure of central tendency, arithmetic mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean हम नहीं करते, बस ये तीन arithmetic mean, median और mode पे जाते हैं। Compute and list uses for measure of dispersion, range, variance, standard deviation, mean deviation, interquartile range, etc. Compute mean and standard deviation for group data. Understand the distinction between population mean and sample means. तो हम ये वाला पहले पोर्शन करेंगे आज के लेक्चर में, ये वाला दूसरे में करेंगे, इसलिए कि ये लोड बन जाता है फिर। तो मीन, value about which observation tends to cluster, central value, computed by addition of values, magnitude of all observation in the sample and divide the sum by the number of observation। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए जो है 3 टाइप ऑफ डेटा होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, हाँ, और ये लेट्स सपोज 14 है। इसमें अगर आप देखें तो हर एक वैल्यू एक दफा आया है, ऐसा है? एक दफा। यस सर। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ये डेटा जो है इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डेटा है, ठीक है जी। और अगर मेरे पास इस तरह आ जाए कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी के 1 5 दफा आया हो, 2 3 दफा आया हो, 3 9 दफा आया हो, 4 2 दफा आया हो और 5 भी 6 दफा आया हो, हाँ, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। फॉर एग्जांपल ये वेट इन केजी है, वेट इन केजी, एक्स ऑब्जर्वेशन को जाहिर करता है ना, कोई भी आप इसको डिनोट करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को एक्स से, एफ जो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, तो एक इंडिविजुअल सीरीज है और ये वाला जो मैंने बता दिया आपको एफ, और ये 1 2 3 4 और ये 5, हाँ, और ये सपोज 5 दफ़ा, मैं फ्रिक्वेंसी में भूल गया हूँ, 6 दफ़ा, 2 दफ़ा, हाँ, 3 दफ़ा, और ये सपोज 10 दफ़ा आया है। ये मैंने कहा कि लेट सपोज वेट इन केजी है, हाँ, 1 किलोग्राम का बच्चा है, 2 किलोग्राम, 3 4 5, तो 5 किलोग्राम के 10 बच्चे हैं, 4 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं, 3 के 2 बच्चे हैं, 2 किलोग्राम के 6 बच्चे हैं और 1 किलोग्राम के 5 बच्चे हैं, नर्सरी में है या जहाँ पर वार्ड में एडमिटेड है। इस किस्म के डेटा को डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज।
बात समझ में आ रही है? रिस्पांस दिया करें हाँ, ताकि मुझे पता चले कि यू पीपल आर विद मी। जी सर सर। आ रही है समझ। अच्छा जी, एक और सीरीज है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, आप लोगों ने किया था फॉर एग्जांपल 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13 और 14 to 16 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सपोज हैं 2, ये 4, ये 6, ये 3 और ये 5, इस तरह की सीरीज है। इस सीरीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि ये ज्यादातर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बनता है। सर एक स्टूडेंट वेट कर रही है, प्लीज उसको ऐड कर लो। अच्छा, ये तो मैंने ऐड किया हुआ है, बस अभी वो शायद नेट उनका स्लो है तो इसलिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है जी। क्लास इंटरवल वाला जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कितने टाइप्स का आपके सीरीज होते हैं, डेटा होते हैं, जिसके लिए हमने मीन कैलकुलेट करना होता है, मीडियन एंड मोड, ये 3 टाइप 3 के। टाइप्स के। हाँ, थ्री बता दीजिए शाबाश, कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। इन 3 टाइप्स ऑफ डेटा के लिए आपने मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज पे आते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 और 14। बेहतर यही है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह लिखें ताकि एक डिसेंट लगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 14, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है? इसका सिंबल है x बार, दिस इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या है? ये सिंबल विच डिनोट्स मीन, ये सिंबॉलिक जो प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन है मीन की, ठीक है ना, सिंबॉलिक, यानी सिंबॉलिकल हम इसको इस तरह लिखते हैं। सिग्मा का मतलब है टोटल, सिग्मा का मतलब है टोटल। एक्स का मतलब है एक्सेस, यानी ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है 1 से लेकर अब कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो 6 ऑब्जर्वेशन ये एक्सेस, सिग्मा एक्स एक्सेस को जाहिर करता है। और ये आपका सैंपल है, कितने लोगों से आपने लिया है ये डेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स का मतलब है सबको प्लस कर दें, इसको जो प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, ये कितना हो जाएगा? ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो एक्स बार देखिए 10 और 14। आवाज कहाँ से आ रही है? प्लीज माइक ऑफ कर दो। 14 और 10 24 और 8 32 और 6 38 42 44, ये 44 हुआ। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे डिवाइड कर दे। ये जरा कैलकुलेट कर दे कितना बनता है। 7.3 कितना? 7.3 7.3 आपका मीन है। ये माइक ऑफ कर दें, शोर आ रहा है, माइक ऑफ कर दें। जब आपने जवाब देना है तो खोला करें, फिर फौरन बंद क्या करें ताकि ये बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, 7.3। अब 7.3 यहाँ पर आप यूनिट लगाएंगे जो भी है। अगर ये केजी है तो इधर आप केजी लगाएंगे, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, हाँ, अगर ये ग्राम है तो ग्राम लगाएंगे, अगर ये किलोग्राम है तो किलोग्राम लगाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। 1,
2 3 4 और ये 5 सपोज, ये मेरे पास f है फ्रीक्वेंसी 2 3 5 4 और ये 6 सपोज, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज है। इसका जो फार्मूला है वो ये है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ और एन भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ ज्यादा यूज होता है ना तो इसको लिखा, ये आपका सिग्मा एफ है यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी 2 और 3 5 5 10 14 और 6 20 आपके टोटल फ्रीक्वेंसी है। एफ एक्स कहाँ से आएगा? अब हमेशा याद रखें कि जब भी स्टेटिस्टिकल फार्मूला आप यूज करते हैं तो हमेशा राइट हैंड की तरफ से यूज किया करें, इस तरफ से। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, एफ और एक्स की मल्टीप्लीकेशन, और फिर इसको सिग्मा करेंगे यानी टोटल करेंगे। आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, इसको सब टोटल करने के बाद ये सिग्मा एफ बन जाता है। तो सबसे पहले एफ एक्स आप करें, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 4 4s are 16 और 6 5s are 30। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का टोटल कितना बना, 2 और 6 8, 8 और 15 23, 23 और 16 39, 39 और 30 69, 69। ये सिग्मा एफ एक्स है, इधर आप डाल दें, ये 69 है और नीचे आपका सिग्मा एफ 20 है। बता दीजिए कितना बन जाता है, 3 पॉइंट, हाँ जी 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, कितना बनता है 3.45 यूनिट। आपने खुद डिसाइड करना है, जो भी आपका यूनिट होगा वो आपने लिखना है, लेकिन आपका मीन ये आया, ठीक है जी, आपका मीन ये बना, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, जिसको समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछा करें, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज सपोज मेरे पास ये है, आप लोगों ने जो डेटा ऑर्गेनाइज किया था एज के हिसाब से, जो एज वाला आपका वेरिएबल था उसमें आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसी तरह ये भी हम आसानी के लिए सिंपल डेटा ले लेते हैं, 2 to 4 फॉर एग्जांपल, 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13 और 14 to 16। और फिर मेरे पास ये एफ 2 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 3 हैं और ये कोई 7 है। लेट्स सपोज, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, डेटा में अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, बाद में जो स्लाइड पे है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इस किस्म के डेटा में आप डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते आप मीन को, इसके साथ आपने कुछ करना होगा, और कुछ करने के लिए जो आपका कंटिन्यूअस क्लासेस है, हाँ कंटिन्यूअस सीरीज में जो आपके क्लासेस हैं उन क्लासेस का मिड वैल्यू निकालना होगा। अब मिड वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 2 तरीकों से निकालते हैं। एक तो ये है कि अगर हम क्लास इंटरवल को देखें कि अगर ये 5 है तो 2 इधर और बीच वाला जो है वो लेंगे, अगर ये 3 है तो बीच वाला लेंगे, अगर ये 7 है तो बीच वाला लेंगे, लेकिन अगर ये 6 है 4 है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो सिंपल है, मिड वैल्यू क्या आएगा, एम, मिड वैल्यू एम वी या एम लिख के 2 3 4, यहाँ पर तो छुपा हुआ क्लियर है कि ये 3 बीच में आ रहा है, 5 और 7 के दरमियान 6 आ रहा है, 8 और 10 के दरमियान 9 आ रहा है, 11 और इसके दरमियान 12 आ रहा है, और इसके दरमियान जो है 15 आ रहा है। ये तो सिंपल है। लेकिन सपोज अगर आपके पास 2 से लेकर 2 3 4 और 5 तक है, 2 से लेकर 5 तक है, तो फिर कौन सा वाला वैल्यू आप लेंगे, 2 भी हैं, 3 4 और 5। फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये इवन नंबर है, जो क्लास इंटरवल है वो इवन में है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये लोअर और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा मिड वैल्यू होगा। तो ये क्या, ये बनेगा 3.5,
क्योंकि 7 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे 3.5 बनता है। तो यहाँ पर फिर मिड वैल्यू आपका अगर इस तरह का इंटरवल है तो मिड वैल्यू आपका 3.5 बनेगा। लेकिन इस सूरत में चूंकि नोन है 2 3 4 बीच में 3 जो है वो क्लियर हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लेंगे। और ये किस सूरत में हो सकता है, जब आपके पास जो क्लास इंटरवल का विड्थ है वो आपका ओड नंबर में है, तो फिर तो आसान है, बीच वाला आप पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इवन नंबर में है तो फिर अपर लोअर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपका मिड वैल्यू होगा। उसके बाद प्रोसेस सेम है, एफ एम, वहां पर एफ एक्स था, यहां पर एफ एम है। यहां पर आप एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मिड वैल्यू है तो लिहाजा आप एम से जो है इसको डिनोट कर दें। 2 3 6, 6 6 36, 9 5 45, 12 3 36, 105। टोटल कितना बना, एफ एम 105 और 36, 141 और 186, और ये हैं 186, 222 और 6 228। आप खुद भी कर ले, लेकिन मेरे पास 228 आया, 228 आया। Yes, sir, 2 to 8. ठीक है जी। अच्छा, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ। तो ये 3 और 7 10 और 5 15, 6 21 और 2 23। यहाँ पर आप x बार लिख दें, टू 8 divided by 23. How much it becomes? The outcome is after division. हाँ जी, क्विकली, आपके पास कैलकुलेटर होगा, जल्दी करें। सर 9.9 आ रहा है। कितना? 9.9। 9.91 आ रहा है ना, 9.91। 2 डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट्स लेते हैं ना, 9.91। अब यूनिट जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपको सिनेरियो में कौन सा यूनिट दिया गया है। जो भी वेरिएबल है उसका अपना यूनिट होगा। तो यूनिट कुड बी एनी यूनिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, mg, डेसीलीटर और व्हाटएवर, आप वो फिर जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन निकालना है। ठीक है जी। अब हम लेक्चर पे स्लाइड पे आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। इसमें इतना डिटेल शायद नहीं होगा, लेकिन जो मैंने आपको समझा दिया। Computed by addition of values of all observation in the sample and divide the sum by the number of observation. अच्छा जी, let us compute the mean or average of this sample. x bar sigma x over n, 110 plus 18, ये एवरेज है इसका। तो सबको आपने प्लस कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन द अबव एग्जांपल देयर आर सम न्यू मैथमेटिकल नोशन, some mathematical notation जो symbols होते हैं। x bar, a symbol that denotes the mean of the sample. Sigma x, the second part of the equation shows this quantity is computed or the formula. लेकिन इसमें sigma, the sigma symbol summation tells us to sum all the individual x's, and the n is the sample size. Lastly, we must divide by n, that is the number of observation. अच्छा, इसमें अभी स्लाइड में फर्दर यहाँ पर ना कंटिन्यूअस सीरीज है और ना ही यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है जी, ग्रुप डेटा इधर नहीं है। इसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आ रही है तो वो ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ना। तो ग्रुप डेटा, उसके लिए यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने समझ लिया। ठीक है जी। अब हम आते हैं मीडियन पे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूं, आपको समझाऊं, इसके बाद आप स्लाइड पे आएंगे। मीडियन जो है मीडियन कहते हैं एग्जैक्टली मिड वैल्यू को, मिड वैल्यू को मीडियन कहते हैं डेटा सेट में।
अच्छा, पहला स्टेप ये है कि अगर जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप नंबर 1 में डेटा को अरेंज करें। डेटा अरेंजमेंट, डेटा एरे जिसको आप बोलते हैं, ये आपने करना होगा पहले स्टेप में। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है, देयर इज नो नीड ऑफ अरेंजिंग द डेटा टू राइट इट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन मीडियन जब आप कैलकुलेट करते हो और अगर आपने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब नहीं दिया, अरेंज नहीं किया, तो जो मीडियन आप निकालेंगे वो टोटली गलत होगा। तो पहला स्टेप रिमेंबर एंड डू रिमेंबर कि जब भी आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखना यह है कि आपका जो डेटा है वो इंडिविजुअल सीरीज है, हाँ इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस सीरीज है, इसको आप देखेंगे। फिर 3, आपने ये भी देखना होगा कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड नंबर में है या इवन में है, ये भी आपने देखना होगा। इवन में है या ओड में है, ये आपने देखना होगा। फिर तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। फर्स्ट, अरेंज द डेटा। सेकंड, what type of data is this, whether it is an individual series, a discrete series, or it is a continuous series. And in the third one, if it is individual series, so the number of observation are in odd number or it is in even number, n कितना है, even है या odd है, फिर ये देखना होगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। लेट्स सपोज मेरे पास ये हैं 2, 4, 6, 8 और 10, ये कितने हैं